गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। जैसे कि सूचना आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट की रिक्तियां आने वाली है, या जब तक आप ये वीडियो सुने तब तक हो सकता है कि रिक्तियां आ जाएंगी। अब सवाल उठता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इसकी तैयारी का वही पैटर्न होता है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम का होता है, तो पहले इससे अपने को मुक्त कीजिए। देखिए, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और हमारा स्पेशलाइजेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से हम लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं और लोगों का प्यार हमने पाया है विश्वास के साथ। क्योंकि हमारी निष्ठा है कि कोई भी शिक्षक यदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो उसकी तैयारी को एट पार मैं वहाँ ले जाके छोड़ूं। अब ये अलग बात है कि किसके हिस्से में सफलता आएगी, किसके हिस्से में असफलता। इसको लेकर मैं बहुत कॉन्सर्न, चिंतित नहीं रहता हूँ। बट ये ना हो किसी को कि कोई ठगा महसूस करे। इसके प्रमाण के रूप में मैं आप चैनल पे आके और हम लोगों के यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोस को देखें और समझें कि यूपीएससी जो देश की सर्वश्रेष्ठ नौकरी देने वाली संस्था है, मतलब नौकरी की परीक्षा देने वाली नहीं, तो उसके लिए दिल्ली प्रिंसिपल के लिए हम लोगों ने पढ़ाया। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। हम लोगों ने वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करा रहे हैं, वो भी यूपीएससी सिलेबस पे। बीपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कराया और हेड टीचर्स की भी कराया और उसके एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। तो इस तरह से स्टेट फॉरवर्ड के पास एक अच्छी रिसर्च टीम है और हर एग्ज़ाम और शिक्षा से जुड़ा हर चीज़ के ऊपर हमारे एक्सपर्ट के पास एक कंक्रीट रिसर्च रिपोर्ट होता है कि कहाँ हम क्या पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट कैसा बिल्डअप करें कि हमारा कोई गुरु किसी भी परीक्षा में, मतलब मेरे प्रयास से उसको एटलीस्ट असफलता ना मिले, वो अनसक्सेस ना हो, अगर दिल से वो हमारी चीज़ों को फॉलो करता है। पढ़ाने को दुनिया पढ़ाती है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्लासेस का प्राइमरी ध्येय है। इसीलिए आज मैं अपना परिचय देने के लिए कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को लेते हैं, तो एक पेपर जो मिला हमें नेट पे अवेलेबल, जिसकी ऑथेंटिसिटी मुझे सब जगह से दिखी, वो 2018 का पेपर है और उसमें से जो मूल चीज़ शिक्षा शास्त्र को लिया। क्योंकि आपको भी मैं गुरु ही समझ रहा हूँ, इसलिए कि आप मानसिक रूप से शिक्षक बनने की पूरी तैयारी आपने की है, आपकी पूरी तैयारी है। क्योंकि आप सब बीएड होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो आप शिक्षक ही हैं। अब ये वक्त की बात है कि कब आपको मौका मिलता है, या बहुत से लोग बहुत जगह पढ़ा रहे होंगे, निजी क्षेत्र में पढ़ा रहे होंगे, अपनी उन्नति के लिए, अपने उन्नयन के लिए फिर सेंट्रल स्कूल में आप आएंगे। बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ी प्रतिष्ठा है देश में, और देश के शिक्षा जगत का बोझ अच्छा खासा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय पे है, जो बहुत ही ईमानदार प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे कर रही है ताकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें राज्य का बहुत हस्तक्षेप है, लेकिन ये दोनों संस्थान खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, गरीब, वंचित, जो हिंदुस्तान के सबसे पहले हकदार हैं, गांधी के शब्दों में, उनके हक अता करने में इन दोनों संस्थाओं का बहुत योगदान है। और मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ खुद मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय का। तो चलिए आज शिक्षा शास्त्र पे हम बात करें, पीडागॉगी। आप सब इस शब्द से परिचित हैं, ऐसा कोई गुरु नहीं है जो पीडागॉगी शब्द से परिचित नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि परिचित होने से ही केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसको
मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि हर कोई पीडागोगी बोलता है, जिसका हिंदी अनुवाद है शिक्षा शास्त्र है क्या। तो जब मैं शिक्षा शास्त्र के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, दुनिया के शिक्षा के इतिहास में, आधुनिक शिक्षा के इतिहास में शायद उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है, और वो कोई और नहीं, जॉन डीवी है। जॉन डीवी की एक किताब है जो सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी थी शायद 1916 के करीब, और लास्ट किताब उनकी है शिक्षा और लोकतंत्र। 3 या 4 उनकी किताबें, 2 मेरी पढ़ी हुई है। तो उन्होंने लिखा शिक्षा शास्त्र का पंथ, पीडागॉगीज या पीडागॉगी कल्ट क्रिट। तो क्या वो कहना चाहते हैं डीवी, बहुत पतली किताब है, वो एक ऐसे मैकेनिज्म के रूप में शिक्षा शास्त्र को देखते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए जो सीधे सीधे आपके जो स्टेक होल्डर हैं, आप गुरु तब बनेंगे असली गुरु, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, जब आपके और आपके विद्यार्थी के बीच, आपके शिष्य के बीच नॉलेज का फ्लो एकदम तरल हो, इतनी नम्रता हो उसमें, इतना लचीलापन हो जैसे पानी। पानी संसार का सबसे नर्म और लचीला है, लेकिन आज तक पानी को कोई रोक नहीं सका है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये रूसो स्कूल की बात है, जिसको डीवी खारिज करते हैं कि इतना रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा में व्यवहारिक होने की ज़रूरत है, जिसका भी आग्रह डीवी करते हैं। और बहुत ढेर आस्था है लोकतंत्र में। दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश डीवी के प्रति समर्पित रहता है और डीवी का बहुत सम्मान करता है। चाहे हमारे देश में पहली शिक्षा नीति आई, चाहे नेहरू की बात है, बार बार जॉन डीवी की बात करते हैं, अंबेडकर की बात है, हाँ बहुत चीज़ों पे नेहरू अंबेडकर में विरोध है, लेकिन जॉन डीवी के नाम पे उतना ही सम्मान मैं दोनों के लेखनी में देखता हूँ कि स्वीकारते हैं। तो पंथ में वो कहते हैं कि भाई ठीक है, डिफिनीशन हम देखते हैं। सबसे बेहतरीन डिफिनीशन आप ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में जाके देखेंगे, जहाँ से मैं भी देखा हूँ। मतलब वैसे तो वेबस्टर में भी है, लेकिन जो बेहतरीन है ब्रिटेनिका कहता है, जो डीवी से ही लिया हुआ है, कि शिक्षण की विधियाँ, द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक बात, अब मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मेथड किस पे वैरी करेगा? मेथड कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए गुरु। आपको बीएड में पढ़ाया होगा, इस विधि से पढ़ाया है। न्यू शिक्षा नीति कहती है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होगा, ओके। इंक्वायरी मेथड लगाइए, क्वेश्चन आंसर मेथड लगाइए, इन्वेंशन मेथड लगाइए, लेकिन नहीं। फिर मैं आता हूं एक बहुत बड़े, फिर एक मनोचिकित्सक सह मनोविज्ञान विश्लेषक, कोई और नहीं, बहुत बड़ा नाम है, जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी मूलतः जाने जाते हैं द थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, लगाव का सिद्धांत। वो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ज्यादा बॉल्बी इन्वॉल्व होते हैं। जब तक लगाव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की खेती, गुड़ाई, कटाई, रोपाई नहीं होगा, कल्टीवेट नहीं कर सकते। नॉलेज की उर्वरता को हम बढ़ा नहीं सकते। होता क्या है कि पढ़ाने के दौरान कल्टीवेशन को हम भूल जाते हैं और क्या उठा देते हैं? इन्वेंशन ऑफ नॉलेज। तो इन्वेंशन क्या है? खोज। और वो खोज चंद किताबों से, नन्हे नन्हे हाथों से करवाते हैं। क्योंकि आपको जहां जाना है, पीआरटी होने जा रहा है, तो आपका आधिकारिक क्लास लगेगा पहली से लेकर 8वीं तक ही, बहुत जगह 6ठी तक ही लगेगा। इसलिए अब मुझे जब तक वैकेंसी नहीं आती है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि इसमें ओनली डीएलएड को अलाउ करेंगे या बीएड को भी लाएंगे। सब जुडिस भी मैटर हो सकता है,
चूंकि नई शिक्षा नीति कहती है कि इनको डीएलएड वाले को पढ़ाना है, लागू हो चुकी है, और अगर बीएड वाले पढ़ाते हैं तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। और 8वीं से लेकर ऑनवर्ड्स बीएड के हवाले है। जो अभी जो शिक्षा चल रही है वो 4 स्टेज में है। वो जब मैं नई शिक्षा नीति पढ़ाऊंगा तो दूर भटकने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में अब क्या सेंट्रल स्कूल मान के चलता है देखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस पैटर्न वही होता है। थोड़ा सा यहाँ पे जे पियाजे ज़्यादा काम करते हैं, उनकी सोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा, टैगोर भी काम कर जाते हैं, रूसो भी, मोरिया मोंटेसरी भी काम कर जाती हैं बच्चों में, और खूब खूब जीन पियाजे काम आते हैं। और कहीं भी उसमें जो लॉक का सिद्धांत है, तबला रोसा यानी ब्लैंक स्लेट ग्रीक वर्ड है, वो भी काम आता है। तो मैं कनेक्ट करना सिखाऊंगा। अब मैं फिर से लौट रहा हूं पीडागॉजी, शिक्षण शास्त्र पे। तो मेथड ऑफ टीचिंग है, बट you always must try to understand the method of teaching is not so confined as a dictionary definitions. You can't confine within a boundary. बाउंड्री से बाहर होना है गुरु। ये नई शिक्षा नीति के साथ ही आपको पीडागॉजी को कनेक्ट करके पढ़ना होगा। तो सेकेंड थिंग, टीचिंग मेथड में क्या इन्वॉल्व हो जाता है? द साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, या यू कैन से दैट क्या, तो बाल मनोविज्ञान। जब तक उसके मन को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत तेज है, सामने वाला जो स्टेक होल्डर है जिसको हम बच्चा कहते हैं पहली का, पूरा दुरुस्त है, वो आपको 24 घंटे आपके मनोविज्ञान को पढ़ रहा है। ये किसी जगह आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आपसे तेजी से वो जान जाता है कि ये टीचर कैसे प्रसन्न रह सकता है। इस इक्विपमेंट को वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके मिजाज को कितना गर्म है, कितना नरम है, कितना इससे चुटकी ले सकते हैं, वो आपके साथ खेलने लगता है। क्योंकि बहुत ही डेवलप है और बोल नहीं रहा है, क्योंकि साहस अभी नहीं है। आपकी लंबाई चौड़ाई देखकर वो नन्हा थोड़ा सा घबरा के और साइकोलॉजिकली आपको ट्रीट करता है, और आप उसमें गच्चा खा जाते हैं, सोचते हैं कुछ, निकलता हो कुछ है। ये सबसे बड़ी चुनौती है क्लास की, कि कैसे हम मनोवैज्ञानिक रूप से उसको कनेक्ट करेंगे। अब चलिए फिर इसी पीडागॉजी में उठा के मैं कुछ और चीज़ों को लाता हूं, ताकि आपका सोच का दायरा बड़ा करता हूं। कैसे बड़ा करता हूं? तो दुनिया के जितने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि 85% मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक, कब तक हो जाता है? विद इन 5 ईयर। मजेदार बात है। इस चीज को नई शिक्षा नीति भारत की 2020 इंडोर्स करती है, और स्वीकारते हुए बड़े हर्ष से उस बात को डिकोड करती है कि 85% डेवलपमेंट हो चुका होता है। इसलिए 85% डेवलपमेंट में भी वो अपनी हिस्सेदारी जा रही है उपस्थित करने। यानी अब 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे एक नए सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसका नाम एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। अब स्कूल से वो जुड़ने जा रहे हैं, और आंगनबाड़ी में था ही पहले प्रोविजन, लेकिन अब वो न्यू शिक्षा नीति वहाँ चली गई, तो ऑटोमेटिक आप मान के चलें राइट टू एजुकेशन वहाँ उसके साथ प्रतिछाया के रूप में पहुँच चुकी है। तो अब वो सीधा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको करना, चूँकि 85% को हम कंट्रोल कर लें, अच्छी बुद्धि के साथ आए कोई। उसके बाद क्या खेल होता है? जब वो पहली कक्षा में 6 साल में आता है, तो तब वो कनेक्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। बड़ा नया शब्द है, आप लोग यदा कदा कहीं पढ़े होंगे, हमारे क्लास में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ये सब अमेरिकन थे। 1990 में 1990 में पीटर सलोवा एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा कि जीवन में इंटेलिजेंसिया एक फेक वर्ड है। फेक इस सेंस में है कि वो, फिर इधर का डिबेट लाता हूं कि अनुवांशिकता, जेनेटिकली ट्रांसफर जो होना है वो होना है,
वो प्रकृति का नियम है, वो मेरे कहने से न उसमें परिमार्जन होना है और न उसको हम ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं। वो प्रकृति की अद्भुत लीला है। तो प्रकृति की अद्भुत लीला के बाद वो चीज़ें आ गई जेनेटिकली। तो एक तरह से जितने नॉर्मल आदमी हैं लगभग 99.9 का एक ही बुद्धि और तमाम चीज़ें होती है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है? द मेकिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का निर्माण। उसमें क्या आ जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग हमारी परंपरा में, सामाजिक परंपरा में, हमारी धार्मिक परंपरा में, हमारी भारतीयता में उसके अधिकांश चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। खारिज करने की बात बचपन से सिखाई जाती है और लोग खारिज करने में लग जाते हैं। क्या? काम, क्रोध, लोभ, पाप, मोह सब छोड़ दो। और पीटर सलोवा एंड स्कूल इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेदी बुद्धिमत्ता कहती है कि नहीं भाई। तो जब पीटर सलोवा ने इस वर्ड को क्वाइन किया, उछाला, उसके बाद उस स्कूल में बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर जन्म लिया, गोलमैन, डैनियल गोलमैन। उसने लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस दुनिया को रातों रात बदल दिया। दो भागों में दुनिया बदल गई, इंसान को देखने वाली दुनिया। एक जो ट्रेडिशनली जेनेटिक वैल्यूज पे चल रही थी और एक अब इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करने लगी, अपने में स्थापित करने लगी। और उससे क्या हुआ? जैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम कंट्रोल करेंगे, जीवन जीने के लिए लोभ, काम, क्रोध, जिसको हम पाप कहते हैं, ईर्ष्या, जलन, सब जरूरी है। उसका संतुलन व्यक्ति खुद करता चला जाता है और एक बहुत ही होलिस्टिक व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। और इन सारी चीजों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। जो प्रतिस्पर्धा उसको एक परिणाम के रूप में, जो डार्विन ने रिसर्च किया उसका एक परिणाम है। डार्विन ने इस शब्द को नहीं बोला था, ये भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। डार्विन ने कहा था द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बहुत हद तक जेनेटिक वैल्यूज पे डिपेंड करता था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। और मनुष्य के संसार में आने के बाद किसी भी जीव के, नॉट ओनली मनुष्य, स्ट्रगल पे था। और स्ट्रगल क्या था? इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में था। मतलब आपको फटाफटी नहीं करना था। इन्वायरमेंट किस चीज को कितना अपने से सिंचित करती है, दैट इज द पॉइंट। कि हाउ मच नर्सिंग, हाउ मच केयरिंग इन्वायरमेंट इज अ वाइटल फैक्ट। जब उसको हेक्सले ने, हालांकि टर्म को बहुत जल्दी क्वाइन कर दिया एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने कि नहीं, ये है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो डार्विन पर प्रेशर डाला। क्योंकि डार्विन के जो उस रिसर्च प्रोजेक्ट में थे, उन लोगों ने कि ठीक कह रहे हैं और इसका नाम यही होना चाहिए। बाद में हेक्सले ने कहा कि नहीं भाई, प्रोसेस सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट एक प्रक्रिया का परिणाम है, बात तो है नेचुरल सिलेक्शन। तो जब परिणाम है तो उस परिणाम में आज डार्विन में भी होते उन तो चीज़ों को समझते कि अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस उस चीज़ों को उस परिणाम तक ले जाता है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिक्षा में जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं कि पर्यावरण, वातावरण इज मोर वाइटल देन जेनेटिज्म, तो वातावरण क्या है? तो आज के संदर्भ में वही वातावरण इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो उसको बाध्य करता है कि लालच से ही उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आती है, किसी के बनने जैसी संकल्पना उसके दिमाग में, वो ख्वाब, चंद ख्वाब उसके हाथ में, दिमाग में भरता है और वही ख्वाब पूरा करने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करता है। ख्वाब ऊर्जा देता है। सपना देखना किसी का बंद नहीं कराइए। जितना सपना देखेगा, अगर राइट बंधु सपना नहीं देखा होता तो दोनों हाथ नहीं तोड़ा होता और आज हम हवाई जहाज पे नहीं चलते। माइकल फैराडे सपना नहीं देखा होता तो हम सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं करते। जेम्स वॉट अगर सपना नहीं देखा होता तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता। और ब्रिटल रसेल जैसे लोग, कैम्ब्रिज के सब सपना नहीं देखे होते तो थर्ड कंप्यूटर और ये चीज़ें नहीं होती। तो सपना देखना किसी का बंद न करे, बल्कि उसको और प्रेरित करे। देखो, धीरे 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 वही सपना जब मैच्योर्ड होता है तो हमारे सामने अल्बर्ट आइंस्टीन दिखता है, जगदीश चंद्र बसु दिखते हैं, या महात्मा गांधी दिखता है,
या सिगमंड फ्रायड दिखता है या कार्ल मार्क्स दिखता है, तो ये चीज़ें वहीं से जन्म प्रसूत लेती है और उसको ठीक करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या हो गया, फिर पीडागोगी में आ गया द मेथड ऑफ टीचिंग। सेकेंड थिंग इज ए साइकोलॉजिकल, चाइल्ड साइकोलॉजी के द्वारा, मतलब उस एक दूसरे को समझते हुए और चीज़ों के लर्निंग की व्यवस्था करनी, डिलीवरी करनी, और इसके लिए ढेर ढेर रिसर्च आपको पढ़ना पड़ता है और आपको अप्लाई क्लास में पढ़ना पड़ेगा। मैं ऊपर से नाम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का देता चला जाऊंगा, उससे काम नहीं चलेगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ आप पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो इसलिए जानना है कि हाउ टू ट्रीट द योर स्टूडेंट। तीसरी चीज आ जाती है कि आफ्टर ऑल शिक्षा क्या है। शिक्षा सबसे पहले एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। शिक्षा का काम किसी को नौकरी देना नहीं है, रोजी रोटी देना नहीं है, प्राइमरी काम। सेकेंडरी वही एजुकेशन थ्रू स्किल, वही एजुकेशन थ्रू और सारे मार्केट के डिमांड के हिसाब से जॉब मार्केट में चला जाता है। लेकिन गुरु आपको बनाना है एक नैतिक इंस्टीट्यूशन जहां नैतिक मानव को चाक पे गढ़ा जाएगा। जब वो नैतिक होगा तो हर काम के लिए वो फिट होगा। नैतिक होने का मतलब बहुत नैरो मत ले लीजिए। नैतिकता का मतलब सूर्य, जिसके आने का जाने का समय फिक्स है। 100 वर्ष तक सूर्य कब तक आएगा, 1000 वर्ष तक ये आप निकाल सकते हैं गणना करके। ये है नैतिकता, हवा की ठंडक। तो कोई भी चीज़, नैतिकता का सबसे बड़ा प्रहरी कौन है, तो सबसे परफेक्ट सिस्टम, और सबसे परफेक्ट सिस्टम मनुष्य नहीं बना सकता है। मुगालते में मनुष्य रहता है, मनुष्य केवल कॉपी करता है। परफेक्शन उसके हाथ में है जिसका नाम प्रकृति है, जिसके पास पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव है, जंतु हैं, इतने तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के कीट पतंगे हैं। सबका कलर देखिए, कि तितली का कलर देखिएगा, हैरान रह जाइएगा कि किस कवि की वो कल्पना है, वो गाना है। किसी पेंटर की औकात नहीं है कि एक तितली के रंग को केवल देख लीजिए फिर आप फील कीजिए। तो नैतिकता, तो फिर इसमें मॉरल फिलोसफर आ जाता है। सारे फिलोसफर को भी पढ़ना है आपको, सारे साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ना है, और सारी विधियां भी पढ़नी है जो इन लोगों से प्रछन्न होकर फिल्टर होकर बनी है। तो ये है पीडागॉगी। अगर किसी ने पीडागॉगी ठीक कर लिया तो टीचर बनने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स है, बहुत सामान्य सा होता है, रीजनिंग है, बहुत मतलब। पीडागॉगी में कौन क्या पढ़ा, हम लोगों को दिक्कत होने लगती है, बहुत ठोक के चलना पड़ता है इतने अनुभव के बाद। अब चलते हैं पीछे के क्वेश्चन को उदाहरण के रूप में दिखाते हैं आपको, फिर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। अब देखिए आ गया क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस का, लेकिन सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं है, उसका गुण नहीं है। मतलब जो परिपक्व होगा, यानी विच ऑफ फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन, मतलब ऐसा हरकत वो व्यक्ति नहीं करेगा सामाजिक और किस रूप से, भावनात्मक रूप से। तो वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। क्या इसको मैं लॉक करूं? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? तो क्या डिफीट यहां हो रहा है? शिक्षा की फिलॉसफी डिफीट हो रही है। शिक्षा क्या कहता है कि ऑलवेज रिफॉर्मिस्ट, सुधारक, रिफॉर्मिक नेचर होगा, और शिक्षक रिफॉर्मर का काम करता है। और रिफॉर्मर क्या करता है? बुराइयों कुरीतियों के खिलाफ उसको तैयार करता है, एक वॉइस बनाता है। तो समाज में क्या जनरली होता है कि समाज में आप देखेंगे कि बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम कैरी ऑन करते हैं। पूछिएगा पीछे मुड़ के, रही कहाँ से तुमने सीख लिया? अच्छा मेरी माँ करती थी। अरे कहाँ से सीख लिया? मेरी माँ करती थी। अब हजारों वर्ष की चीज़ें भारत में हैं, इसीलिए अभी भी हम बौद्धिक रूप से क्यों पिछड़े हैं। बड़ी अच्छी बात आज से 200 साल पहले मिर्ज़ा गालिब ने कही थी। जब वो कलकत्ता अपने पेंशन के लिए गए थे, वो मेटकाफ गवर्नर जनरल था, तो गालिब से किसी ने पूछा, मतलब पत्रकार ही पूछा, उस समय पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी, कि भाई कलकत्ता को देख के क्या महसूस किया आपने? तो बड़ी सटीक जवाब मिर्ज़ा गालिब ने दिया कि यार ये शहर 100 साल
पीछे भी जीता है और 100 साल आगे भी जीता है। तो ऐसा क्यों कहा कोलकाता के बारे में? तो बिकॉज कोलकाता भारत की राजधानी थी अंग्रेजों को बनाए हुए। जब गालिब गए हैं वहाँ पेंशन के लिए तो 54-55 के करीब गए होंगे या 40-45 के बीच गए होंगे, यानी अंग्रेज को वहाँ ठीक से जमे हुए लगभग 100 साल हो रहे थे, 90 साल हो रहे थे। तो एक वर्ग तैयार हो गया था वहाँ, इंटेलेक्चुअल्स का भी, नए खान पान का भी, नए परिधान का भी, और एक नए धर्म के प्रीचर्स भी आ चुके थे अच्छे खासे ईसाइयत के। तो ये बात आज भी गालिब के बाद सैकड़ों लोगों से मुंह से सुना कि एक साथ हिंदुस्तान कई वर्षों में जीता है। तो देखिए, अब सामाजिक अपेक्षाएं तो बहुत कुछ होती है। अब वैसा करना तो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म को आप ब्लॉक कर देंगे, इसलिए इस आंसर को खारिज कीजिए। उसके बाद ही इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये ही इज रिलेटिवली फ्री, ये इससे फ्री हो ही नहीं सकता है। काहे नहीं होगा? तो सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति तो खारिज नहीं होगा। चूंकि एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है, और अंतर्द्वंद कन्फ्लिक्ट को भी, ये क्या होता है? तो एक पूरा टॉपिक है इथिकल डिलेमा। अंतर्द्वंद कहाँ पैदा होता है? तो नैतिक द्वंद के बीच, जब नैतिक उहापोह की स्थिति खड़ी होती है, द्वंद की स्थिति खड़ी होती है, तो वहाँ होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसको खारिज नहीं कर रहे हैं, इसको आंसर अब नहीं मान रहे हैं। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाने में समर्थ होता है, बिल्कुल, ये तो गुण है। तो वही तो खेल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, बिल्कुल। तो ये तीनों आंसर क्या है? परिपक्व व्यक्ति के गुण हैं। क्या गुण नहीं होंगे? तो जिसको खारिज किया, सामाजिक उपेक्षाओं से खरा उतरना। खारिज इसलिए बोल दिया कि पहले बोलता है आंसर नहीं है, तो आपको मजा तीनों सुनने में नहीं आता। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। जब वो व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा तो इस चीजों को बदल देगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान के द्वारा अध्ययन में निम्न में से कौन से शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? मतलब टीचर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, और टीचर जब प्रॉब्लम सॉल्व कराता है तो उसके लिए व्हाट कैन नॉट बी विजुलाइज ए रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो टीचर के रोल में विजुलाइज नहीं होगा। समस्या की स्थिति का निर्माण करना, इसको थोड़ी देर रुकते हैं। समस्या को समझने, परिभाषित करने, कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल सही। कक्षा में भयमुक्त वातावरण, तो ये सारी चीजें भूमिका आती है टीचर के सामने, लेकिन टीचर कभी प्रॉब्लम मेकर नहीं है, वो तो सॉल्वर है। तो यही होगा समस्या की स्थिति का निर्माण करना, ये टीचर के गुण नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम बनाएगा? वो तो सॉल्विंग करेगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? अब व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहते हैं, बेसिकली ये टर्म नया है। आप सुनते होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, खासकर इस पे बहुत जोर दिया गया। कब? तो इस पे जोर दिया गया यशपाल समिति के द्वारा, जो 1986 की राजीव गांधी की शिक्षा नीति थी। उसी शिक्षा नीति का फिर से क्या हुआ, उस पर एक तरह से मॉडिफिकेशन के लिए डॉक्टर यशपाल के अंदर एक कमेटी बनी, वो भी यूजीसी के चेयरमैन थे। और उसके बाद 2005 में उस पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना एनसीईआरटी के द्वारा। उसमें समावेशी शिक्षा की बात चली। पहले क्या था कि हर के लिए अलग अलग स्कूल होते थे, आंध्र विद्यालय, वो मूक एंड बधिर, सब खत्म किया गया, एक साथ सबको पढ़ाओ, कॉमनर्स। तो बेसिकली ये टर्म उससे है, लेकिन इतनी चालाकी किया केंद्रीय विद्यालय ने इसको यहाँ क्वेश्चन बना के कि शिक्षार्थियों की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम नीति का उपयोग, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। अब देखिए, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, इस पे ये आधारित नहीं है। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, बिल्कुल ये नहीं होगा। सरकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका
ये कभी भी शिक्षा में अलाउ नहीं है कि आप ग्रुपिंग और ग्रेडिंग कर देंगे कि कुछ वो आलू प्याज का बाजार नहीं कि अच्छे अच्छे आलू छांट के उसका रेट अलग कर दें, छोटे का अलग कर दें, इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये योजना इसकी बात नहीं करता है, ऊपर सबकी बात करता है, लेकिन डायरेक्ट समावेशी शिक्षा की बात नहीं किया। क्वेश्चन उस कोटे से है, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन, इसको ड्राइव क्वेश्चंस बोलते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर लिया। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा समावेशी का, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशन कभी भी ग्रेडिंग की बात कैसे करेगा। कुछ अच्छे बच्चों को छाड़ दो, समावेशी शिक्षा से ही आया। पहले ये लोग करते थे कि एक ग्रुप बना देते थे अच्छे का, पीछे बेंच पर बैठा देते थे बुर्बक को। तो अब लोल और बकलोल या किसी को कुछ कहने का किसी टीचर को हक नहीं है, तो ये टूट गया। तो यही इंक्लूजन है, इसी से डिकोड हो जाता है इंक्लूजन, समावेश। यानी वो बेचारा विकलांग हो, आँख से नहीं देखता हो, कमज़ोर हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट एक स्कूल में। इसीलिए धीरे धीरे कोएड का प्रचलन बढ़ता चला गया। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है वहीं अब कोएड स्कूल खुल रहा है। पुराने जो चल रहे हैं नए स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में तो कोएड खत्म, कोएड ही आ गया, लगभग खत्म है। अलग से लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज जो अंग्रेज के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की भाषा सामर्थ्यता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं होना चाहिए। माने स्कूल को, व्हाट इज नॉट ए मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, मतलब भाषा सक्षमता में स्कूल का रोल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या रोल होना चाहिए। उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, इशूज रिलेटेड टू द आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, बिल्कुल होना चाहिए। उसका काम है कि उच्चारण ठीक करे बच्चा, और काम है कि उसकी लिटरेसी बढ़े। शब्द भंडार का परिणाम बढ़ाना, चलिए इस पे सोचते हैं कुछ देर। भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, बिल्कुल भाषा का उपयोग आपको सिखाना होगा, क्योंकि लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। फिर सोचना और दूसरे के साथ संवाद करना, उस कम्युनिकेशन से ही भाषा रीच होगी। तो क्या खत्म हो गया? शब्द भंडार, वोकेबलरी का निर्माण। वो कोई डिक्शनरी तो बना नहीं रहा है स्कूल में, तो इनहेंसिंग द वोकेबलरी एंड क्वांटम्स, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, आरंभ के प्राथमिक वर्षों में अर्थात 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब मैथ फोबिया से कैसे बचाएंगे आप। दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, ये पेडागोगी का साइकोलॉजी में जा रहा है। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम कक्षाओं कौशलों को पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमित सूचित करना है। जहाँ डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, जहाँ बच्चे को सीखने में दिक्कत होगी उस पर आपको जोर देना, उसका निदान कर देना कि काहे नहीं 2 2 4 ये बोल रहा है, उसको समझना, उसको कनेक्ट करना। ये तो बात की चीज़ें हैं, तो इसका आंसर एक ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की सहायता की अधिगम विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडल ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल, ये सबका है। ट्यूटोरियल का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों को बैठाकर फिर से उस पाठ को बता देना। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, साइंस, किसी चीज़ का ट्यूटोरियल हो जाना। मतलब डाउट क्लियर ही ट्यूटोरियल का एक रूप है, जो अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि नई शिक्षा नीति में उस पर बहुत बहस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है ट्यूटोरियल की व्यवस्था, सब जगह व्यवस्था थी, लेकिन स्कूल शिक्षा में ये खत्म होता जा रहा है। कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस सेशन, बिल्कुल ये हर चीज़ में ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, कंप्यूटर खोलो, चलाओ, बनाओ, तो सबके लिए, ये अलग नहीं है। प्रतिरूपण, मॉडलिंग, इस पर थोड़ा रुकते हैं। आंकड़ों की व्याख्या और निष्कर्ष, ये तो मेन काम है कंप्यूटर एजुकेशन का, यही नहीं होगा। मॉडलिंग, ये प्रतिरूपण और मॉडलिंग नहीं होगा, ये बेसिकली मैथ का चीज़ हो जाता है। मैथ में प्रतिरूपण और मॉडल यानी साइंस एजुकेशन का वो पार्ट हो जाता है। किसी विद्यालय के पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा। अब देखिए ये कितना भेग क्वेश्चन है अपने आप में कि अ स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड बाय। अब बहुत लोग सोचेंगे स्कूल का तो करिकुलम होता नहीं है। अब देखिए पहले करिकुलम को समझिए और सिलेबस को, दोनों को अंतर को समझिए, जिंदगी में गलती नहीं किया। करिकुलम क्या है? एक होलिस्टिक, एक बड़ा विस्तृत विवरण है, और उस विवरण के हिसाब से वो एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको चीज़ों को चलाना है,
उसमें सब कुछ है, कितने देर खेल होगा, कैसा होगा, बाथरूम कैसा होगा, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, एवरीथिंग, सारे स्टेक होल्डर की बात होगी। चूंकि स्कूल में कौन कौन है स्टेक होल्डर है? टीचर, बच्चा, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड राइट टू एजुकेशन के बाद एक बढ़ गया डेमोक्रेसी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। तो ये सारी चीज को वेल डिफाइंड जो चीज करता है वो करिकुलम करता है। करिकुलम से क्या बाहर निकाला जाता है? मक्खन। उसको क्या बोलते हैं? सिलेबस, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है? क्या पढ़ाना है? हिंदी की किताब है, ये चैप्टर पढ़ाना है। अभी एनसीईआरटी ने कह दिया ये दो हटा दो, हट गया पाठ्यक्रम से। तो करिकुलम के निर्देशन में चलने वाली चीज ही पाठ्यक्रम है। एक बड़ा सेट है करिकुलम का, उसका सब सेट है पाठ्यक्रम, सिलेबस, कि क्या पढ़ाना है टीचर को, किस चैप्टर पे क्या काम कराना है। अब स्कूल का करिकुलम, लोग सोचेंगे तो देश का होता है, सर स्कूल की करिकुलम पूछ रहा है, तो पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, बात खत्म। इसके बाद कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हैं तो ये सब फालतू चीजें, संगठित अनुभव, पूर्ण सेट नहीं, दिए जाने वाले ज्ञान नहीं। इसका ट्रिक यही है कि विद्यालय के साथ जैसे ही आप सुनिएगा फ्यूज हो जाइएगा परीक्षा हॉल में। अरे क्या क्वेश्चन पूछ दिया? करिकुलम, करिकुलम तो देश का होता है, एनसीईआरटी जारी करता है। अरे संजय सर ने तो पढ़ाया था करिकुलम क्या होता है। अरे भाई पढ़ाए तो सोचिए ना, उसका माइक्रो यूज कर लिया हो तो विद्यालय का करिकुलम वही होगा जो देश का होगा। कल होकर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से क्या सही है? विद्यालय का करिकुलम देश का करिकुलम होता है, विद्यालय का करिकुलम समाज का करिकुलम होता है। तो आपको सोचना है, यही तो ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? कई बार हम लोगों को पसीना छोड़ा देता है। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशंस, मतलब बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय, अंग्रेजी ट्रांसलेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ मल्टी लेवल सब्जेक्ट होगा। तो विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक होना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों को अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, समुचित अध्यापन, अधिगम सामग्री। बिल्कुल नहीं होगा ये 30 से, इसका कोई मतलब नहीं। मल्टी लेवल तो क्या कहता है? विभिन्न श्रेणी विभिन्न स्तर के बच्चे होते हैं, छोटा बड़ा, बड़े क्लास का, छोटे क्लास का, लिटरेचर का, साइंस का, शारीरिक रूप से चैलेंजेस, आंख से न दिखने वाले, कान से कम सुनने वाले, बहुत ढंग के लोग हैं। तो ये मल्टी लेवल मैनेजमेंट है स्कूल। इसीलिए स्कूल समाज का एक टुकड़ा है, समाज ही है। उसे समाज के बाहर देखने की बात अब शिक्षाविद नहीं कहते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, दिस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। यानी आपसे कल पूछता है कि निम्नलिखित में से स्कूल क्या है, तो उसको अब समाज से बाहर सोचेंगे तो खत्म। और समाज में जितनी विविधताएं हैं स्कूल के कक्षा में भी होगा। जो समाज जैसा होगा उस स्कूल का कक्षा की स्थिति वैसी ही होगी। उस कक्षा को समझ सकते हैं कि इस इलाके में कैसे सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग रह रहे हैं। तो यही है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस खाते में था। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों के सुराग के रूप में उपयोग करता है। इसकी कहानी को फिर से कहता है। यह क्रिया प्रक्रिया चरण अवयव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि एक चित्र को सुराग लिया, बड़ा अच्छा इसका हिंदी किया है क्लू, एज ए क्लू, और उसकी कहानी को समझता है चित्र से। जैसे कौआ घरे का चित्र है तो समझता है कि 4 चित्र है कि घरा में पानी नहीं है, फिर थोड़ा सा है, करते करते अब बच्चा इसको अपने ढंग से कहेगा। तो ये तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, नैरेटिव बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, जो आख्यान हो जाएगा। तो कई बार हिंदी अंग्रेजी क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। नैरेट कर रहा है ना, आपको कहानी सुना रहा है अपनी भाषा में, तो नैरेटिव। तो कई बार ट्रांसलेशन से भी आंसर मिल जाते हैं। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है। कब गुरुजी बहुत प्रभावी होंगे? वह अच्छा शिक्षण सहायता सामग्री का उपयोग करें, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए ये क्वेश्चन में सब आंसर सही है। इसका ट्रिक क्या है? सबसे एक्यूरेट। बिल्कुल जो अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपयोग करेगा उस शिक्षक का तो भाव बढ़ेगा ही। बड़ा अच्छा खिलौना लेके आया, मॉडल लेके आया, तो इसको खारिज नहीं आप ऐसे कर सके। वह विद्यार्थी के प्रश्न पूछने में सहायता करे। दिस इज ऑल द गुड थिंग्स। कि कहीं ना कहीं अरस्तु यही सवाल करते हैं। अरस्तु यही कहते हैं जहां से शिक्षा की शुरुआत हुई है, आधुनिक शिक्षा की, वो आपके देश से नहीं हुई है, इस मुगालते में ना रहेंगे।
तो प्रश्न के लिए ही अरस्तु को सजा मिली थी मौत की कि ये बड़ा यूथ को गुमराह कर रहा है। तो ये भी है, वह विद्यार्थी की प्रवीणता में सहायता करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही सी हेल्प स्टूडेंट अचीविंग मास्टरी इन लर्निंग, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। अब देखिए इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, परीक्षा है, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट है, तो उच्च अंक प्राप्त करने का हक है उसे। लेकिन सबसे सही क्या है, तो वह विद्यार्थी को मास्टरी करने में, मतलब सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाने में सहायता करता है। यह सबसे एग्जैक्ट है। तो देखिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परिभाषा से संबंधित। सर्वोत्तम, सबसे सही या सबसे कम गलत भी आजकल पूछने की बात है। जो नियर एंड डियर जिसको कहते हैं, फ्रेंडली मैच भी हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चुनना तो एक ही है। अब उसके लिए लोग हल्ला करते हैं गलत क्वेश्चन पूछ लिया, पूरा रीट फिट दायर होने लगता है। लेकिन अगर ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अरे विच वन इज द बेस्ट मोस्ट सुटेबल आंसर। दिस इज ऑल्सो द डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिप्टिव मैटर। अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो बहुत शिक्षक प्रभावी हो सकते हैं। कोई शिक्षक ये सारे पॉइंट लिख के डिस्क्राइब कर दीजिए, कोई आपका नंबर नहीं काटने जा रहा है। लेकिन अब एक ही चुनना है, मुसीबत है। तो सबसे बेहतर आप चुन के आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्व के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से किस प्रकार वर्णन किया गया। सोशली मैच्योरिटी इज द बेस्ट कैरेक्टराइज बाय, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, उच्च स्तर का व्यक्तित्व समायोजन, उच्च स्तर की सामाजिक समानता, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा प्रयोजन का सामाजिक उद्देश्य से उच्च समन्वय। तो इसमें सारी बातें आ गई कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का मतलब a high degree of integration one's need and purpose with those of the social order। इसमें उच्च स्तर की सामाजिकता, व्यक्तिगत समायोजन और मित्रों को जीतने लोगों को प्रभावित, ये तीनों बात को अगर संक्षिप्त में लिखना पड़े तो यही बात तो लिखिएगा आप। तो इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 2 सेट दिए गए, ठीक है। अब ये क्या है, जीन पियाजे बढ़िया से पढ़ाऊंगा, जिसने 4 स्टेज दिया बच्चों का। 0 से शुरू किया, 0 से 2 इयर्स, 2 इयर्स से फिर सेकंड किया, 0 से 2 ईयर, 2 ईयर से 7 इयर्स, फिर 7 इयर्स से 11 ईयर एंड 11 ईयर ऑन वर्ड्स। तो 4 तो बेसिकली ये बच्चों पर उनका रिसर्च है, चाइल्ड के ऊपर उनका रिसर्च है कि कैसे बच्चा 0 से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गर्भा अवस्था की भी बात कर देते हैं जीन पियाजे। मोस्ट ब्रिलियंट मैन, जिसको स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी ब्रिलियंसी को बहुत अप्रिशिएट किया था। तो सेंसरी मोटर ये वही है, 0 से 2 ईयर। दूसरा प्री ऑपरेशनल मॉडल 2 से 7 ईयर। मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर। और ये 12 एंड ऑनवर्ड्स फॉर्मल ऑपरेशन। अब इसको मिलाने को कहता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे किसी से नहीं मिलेगा। सबसे आसान क्वेश्चन सब लोग गलत करके आ जाइएगा। क्या मिलाना है, तो सेंसरी मोटर। तो अब सेंसरी मोटर में एक समस्या है कि संवेदिक प्रेरक मॉडल जिसको आप कहेंगे, उसमें इस दोनों मॉडल को थोड़ा सा और मैं समझा देना चाहता हूँ, बेटर होगा कि इसको जब आप देखेंगे तो ये बच्चा क्या है, बिल्कुल किसी कलर से प्रभावित हो जाता है, देखने लगता है भौचक्का। किसी भी आदमी को गौर से देखेगा कभी रोने लगेगा। अगर उसका कहीं उसका फेस नहीं किसी अपने से मिलेगा, लगेगा कुछ अजनबी आ गया। किसी विशाल चीज़ को मतलब भय में रहेगा, और कोई लाल पीला खूब दे दिया खूब खेलेगा, खूब थुतनी मारेगा, तो अपनी माँ को बहुत कहीं सैकड़ों के बीच पहचान जाएगा। तो इस ढंग की बातें आती है। तो इस ढंग की बातें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर हम उसको रखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, जबकि इतना टेढ़ा इस पर नहीं पूछा गया, हर परीक्षा में पूछता है। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस उसका आने लगता है, वो मारने लगता है, हाथ से देखने लगता है, कलर देखने लगता है, साउंड गाना बजता रहता है तो समझने लगता है, अस्थिर हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अब ये ऑपरेशनल मेथड है, ये मतलब 2 खत्म होता है तो 3 से आप 7 मानेंगे। इसमें एक दिक्कत है कि बच्चों में ईगो आता है। यहीं पे लॉक कहता है कि तबला रासा लेके हर बच्चा स्कूल जाता है।
और गुरु जी की गलती से ना वो तबला रसा फेंक देता है। गुरु जी ईगो दिखाते हैं या कोई बदमाशी तो कहना पड़ेंगे, आपको लग रहा है बैठा हुआ है, जी मास्टर साहब कह रहा है, और जाके कुछ न पढ़ रहा है, वो खत्म कर दिया उसकी जिंदगी आपने। तो लोग सोचते हैं अरे ईगो तो बड़े आदमी में होता है, नहीं भाई, बड़ा खतरनाक। और जब वो कंक्रीट स्टेज में आता है तो इस स्टेज को बोला जाता है कि ये जब वो कंक्रीट स्टेज में आता है तो कंक्रीट स्टेज में क्या है कि उसकी सोच में क्या आ गया, पूरा मूर्त सोच आ गया। अब वो पूरे ढंग से सोचता है, और मूर्त सोच के बाद अमूर्त आता है तो परफेक्शन की ओर चला जाता है। 11 साल के बाद अमूर्त कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। इसलिए टीन एज को डेंजरस एज माना जाता है। चूंकि मूर्तता कम हो गई, अब्स्ट्रैक्ट कम हुआ, कंक्रीट बढ़ता चला गया। अब उसके सपने में कौन रौंद आ जाएगा, किसी हसीना से प्यार करने लगेगा, या मैथ का पूरा किताब ही एक दिन में बनाने के चक्कर में रहेगा, या पूरा डिक्शनरी रटने के चक्कर में लग जाएगा, डोंट नो। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस तूफान को। आज तक कोई अनुमान नहीं लगा सका उस बच्चे का धरती पे। अगर कहता है तो गलत, एक मोटा मोटी लकीर खींचिए। तो ये सारे स्टेज हैं। अब इसमें से इतना टेढ़ा उठा दिया है तो ट्रिक से पकड़िए। अब संवेदी प्रेरक बता दिए, अब दूसरा प्री ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। उसके बाद अपने आप ये मिल जाएगा, रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाएगी और मिल गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं। निम्नलिखित में कौन से विकास के आनुवंशिकता का प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। अब ये भी बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है। आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे, या इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। इट डिटरमाइन हाउ फार वी कैन गो। या इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे, या इस बात का मुख्य निर्धारक है हम कहां तक जा सकते हैं। अब देखिए बात एक ही है, इसमें दो लड़ाई है। ये कहता है कहां तक जाएंगे, तो कन्फाइंड कर दिया किसी चीज को। जब जाएंगे ही पता है तो क्या जरूरत है, तब तो भाग्यवादी सोच कर दिया ना कि जीन है, बैटरी लगा हुआ है, मशीन वहां तक पहुंचेगा। नेवर। क्या आएगा, अब यहां पे एंट्री मिलती है किस थ्योरी की, कि इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल दैन जेनेटिक। यहीं पे शिक्षाविद जीत जाते हैं। तो हम कहां तक जा सकते हैं, हाउ मच वी कैन जा सकते हैं, ये तय करती है कि अगर इसको वातावरण मिलेगा तो कहां तक जा सकता है। अगर है आनुवंशिकता तो अगर ये गलत रास्ते पे जाए तो कहां तक जाएगा, जिला जीत हो जाएगा। कहां जाएगा, आइए स्टॉप कर सकता है। तो दिस ऑल आर द, अब बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है अपने आप में, लेकिन जिसको नहीं पता होगा एजुकेशन में, एक डिबेट इन्वायरमेंटल वर्सेस जेनेटिक डिबेट नहीं पता होगा, वो फंस जाएगा। क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, आप भटक जाइएगा। विज्ञान उज्ञान का एक क्वेश्चन ही नहीं है, ये पूरा 100% पेडागोगी का है और बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आई एम वेरी थैंक्सफुल, मुझे अच्छा लगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसके निराकरण किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्लगिंग देम डन थ्रू। किसके द्वारा? तो टीम टीचिंग नहीं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग नहीं, रेमेडिकल टीचिंग। इसी से ना आप पता कीजिएगा कि दो बच्चों के बीच क्या दिक्कत है, क्या गैप आ गया, क्यों आया। तो रेमेडी कीजिएगा। एक डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करके रेमेडी करता है। तो आप डायग्नोज टीचर को करके रेमेडी कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों को परीक्षा आयोजित की, इसमें से अधिकांश उत्तीर्ण हो पाए। आपकी दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना है, परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद? यू हैव एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट ऑन द मैथमेटिक्स ऑन क्लास 5, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल। इसका हमारा ट्रांसलेशन में पता नहीं कहाँ गलती है, अनुत्तीर्ण इन इट, इसलिए दोनों भाषा को पढ़िएगा। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर अनदर टेस्ट, विच टेस्ट वी यू परफॉर्म। संकलात्मक परीक्षण, सबमेटिव, मास्टरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट है? तो सबको, संकलात्मक परीक्षा कब होती है? सबमेटिव पूरा जब आपका 6 महीना खत्म हुआ। अर्धवार्षिक परीक्षा वो किसके अंदर आती है? सुमेटिव टेस्ट के अंदर, या वार्षिक परीक्षा। ये क्या है? प्रवीणता परीक्षा। मास्टरी टेस्ट ये बेसिकली इंटेलिजेंसिया का टेस्ट है, एक तरह से क्विज हो गया, कभी भी हो सकता है। मास्टरी टेस्ट आप कभी भी ले सकते हैं।
और नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट, रचनात्मक फॉर्मेटिव। और डायग्नोस्टिक टेस्ट एक तरह से रेयर होता है एजुकेशन में, वो अलग चीज़ है। वो बेसिकली आपके लाइफ में जुड़ा हुआ है कि आपका जो पैथोलॉजिकल टेस्ट एक्सरे होता है वो होता है। अब इसमें फंसा दिया, ये भी गया ये भी गया, एक परीक्षा ले चुका है, फेल किया हुआ बच्चा है, अब कुछ दिन तैयारी कराएगा, जैसे बोर्ड में फेल करता है फिर 1 महीना टाइम देता है, तो सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं वो चीज़ है। अब ये इसमें से कोई नहीं, तो मजबूरी में आपको रचनात्मक लिखना होगा। क्यों? चूंकि फॉर्मेटिव टेस्ट की डिफिनीशन है कि जो परीक्षा ताज़ा ताज़ा पढ़ा के ले लिया जाए। भाई पढ़ा तो आप रहे हैं, फेल कर गया है तो बेसिक तो पहले से था, थोड़ा आप तैयार कर दिए हैं, लेकिन सबसे सटीक फॉर्मेटिव में आया, थोड़ा तैयार किए हैं तो फॉर्मेटिव के हिस्से में आ गया। अब कितना टेढ़ा ये बॉल है, मतलब जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ये ले डूबेगा आपको। ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन से पूरा जीवन का फैसला होता है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसके परिणाम है? इमोशनल रिस्पॉन्स टू द सिंबॉलिक स्टिमुली इन प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, लर्निंग, एडजस्टमेंट, इंक्रीज परसेप्शन। क्या है इमोशनल रिस्पॉन्स? प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया क्या है? अरे भाई, तो टीचिंग लर्निंग है क्या? यही तो आपको कराता है कि प्रतीकात्मक उद्दीपन, ये कहाँ से? अरस्तु का कहना है। कितनी बड़ी बात अरस्तु कहता है। सुकरात का स्कूल का ही है, प्लेटो का शिष्य है, वो दोनों गुरु को खारिज करता है, अपने दादा गुरु को भी खुद को। वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो लर्निंग है उसमें पूरे ऑर्गन्स के सेंसेशन भाग लेते हैं और उस उद्दीपन से ही वो सीखता है और उसी से संवेदना से वो सीखता है। इसलिए प्लेटो जो तर्कवाद की आप बात करते हो भाई गुरु, गलत करते हो। तर्कवाद से जीवन नहीं चलेगा। तर्क है उसी में फंसे रह जाओगे। यहाँ पानी है तो नहीं है, वो तो मिर्च मरीचिका है, क्या है गुरु, ऐसा नहीं चले। छू के देखो, बोर्ड है, ठकठकाओ, ये चीज़ है। तो लर्निंग का है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लर्निंग का परिणाम है, ये अधिगम से आएगा, सीखने से, पढ़ने से आएगा। सामान्यकृत विचारधारा विशेष है जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए। निम्न से क्या है? जनरलाइज व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेट आउट टू बी प्रोसेसेस बाय वोमेन एंड मेन कंस्टिट्यूएंट। जेंडर की भूमिका, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, जेंडर रूढ़ धारणा। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, जनरलाइज व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आम आदमी सोचता है, डेट आउट टू बी प्रोसेसेस बाय वोमेन एंड मेन कंस्टिट्यूएंट, जो औरत और मर्द को में होना चाहिए, मतलब उसका निर्माण वो दोनों मिलके करता है सामान्यकृत में। तो जेंडर भूमिका कोई मतलब नहीं है, जेंडर रोल की। जेंडर समानता कोई जरूरत नहीं है, जेंडर असमानता कोई जरूरत नहीं है, सब तीनों एक ही। जेंडर रूढ़ धारणा, जेंडर स्टूडियोटाइप, ये क्या है कि जेंडर स्टूडियोटाइप क्या है कि हमने ये मान लिया कि इस धरती पे 2 ही लिंग है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का कैरेक्टर कि 6-7 लिंग आ गया, जिसको आप बोलते हो LGBT कम्युनिटी, सब अलग अलग है। पहले एक बहुत खुश थे कि महाभारत में भी बिरहन लाला को दिखा दिया है अर्जुन को, इंद्र के दरबार में बजाते हुए बिरहन लाला, और रोड पे बिरहन लाला मिल जाती थी या मिल जाता था। लेकिन बहुत ही ये डीप कॉन्सेप्ट है, चूंकि पूरा फोकस है इस किस पे, तो NCF 2005 उसमें जेंडर की बात आई। जेंडर एजुकेशन आज देश का बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट एजुकेशन हो चुका है, बहुत सारे कानूनी सुधार हो चुके हैं, आर्टिकल 377 जा चुका है संविधान से। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू हैंडल द रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट वुड बी। कैसे, क्या करेंगे? मार के ठीक कर देंगे? विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाएंगे? विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी को सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना, उत्तर देने के लिए दूसरे को अवसर प्रदान करना तथा दूसरा अवसर प्रदान करना। अनुचित अनुक्रिया मतलब क्या किया बच्चा ने? हैंडल टू रॉन्ग रिस्पॉन्स। हमने पढ़ाया, कुछ तो आपको जवाबदेही लेनी होगी ना। अगर बच्चा नहीं उसको अच्छा कर पाया तो दूसरे से करवाएंगे तो थोड़ा डेमोराइज भी होगा, फिर से एक बार समझा दीजिए और फिर दूसरे चांस में पूछ लीजिए, तो इससे क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं
तो बहुत जगह आपको कुछ और आंसर लगेंगे, मुझे ये मत लिखिएगा कि सर यहाँ ये आंसर देखें, वो आप देखिए, वो आपकी समस्या है, ठीक है। इसलिए मुझे मत इस संबंध में कोई भी आदमी बताए, मेरा समय न ले, ना अपना बर्बाद करे। सोचे केवल कि पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझा दिया, तो कैसे पता चला कि वो समझ ही गया, तो इसलिए इसको रिजेक्ट क्या नहीं करेंगे। यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, इस बता देने से क्या होगा, हम पढ़ा रहे हैं कहेंगे गलत तो बेवकूफ़ बन के रहेगा ना। दूसरे भी सही उत्तर बताने को कहना, तो कह देंगे तो क्या मिल जाएगा उत्तर जान के। उत्तर की समस्या नहीं है, द प्रॉब्लम इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या कहता है कि यू मस्ट रिस्पॉन्सिबल, आपको एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना है। आप कोई कोचिंग टीचर नहीं है, आप बच्चों को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि यू मस्ट उसको फिर से इंटरप्रेट कीजिए, फिर से उसको बताइए, फिर दूसरा मौका दीजिए, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा और आप भी समझ जाओगे कि कहाँ लैग कर रहा है। द बेस्ट वे 69 सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कम संख्या वाली कक्षाओं में अध्यापन हेतु नहीं भाई, माइक्रो माने बहुत छोटा, टेक्निक का रहा है, अनुरूपित स्थिति में अध्ययन हेतु, टीचिंग ए स्टिमुलेटेड कंडीशन, उसमें नहीं। विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक को तैयारी हेतु, प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग इन द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, जो छोटे छोटे स्किल होते हैं, कठिन अवधारणाओं का नहीं। ये माइक्रो टीचिंग क्या है, ये एक तरह से स्किल की बात है, टीचिंग स्किल की छोटी छोटी चीज़ें, कोई एग्जाम्पल लेके पढ़ाता है, कोई कहीं भी मैथ की चीज़ों को पढ़ा के कोई गार्डन का एग्जाम्पल देता है, कोई किसी कलर का एग्जाम्पल दे सकता है, घड़ी का दे सकता है, ढेर सारी चीज़ें। दिस इज कॉल्ड द, चूँकि ये भी मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो बड़े स्तर पे होता है जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल और तमाम चीज़ें लगती हैं, जिसमें बोर्ड भी अगर लगता है तो मैक्रो लेवल पे हो जाएगा, वो सबके लिए है। लेकिन माइक्रो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ट्रिक है, कितना स्किल्ड है वो। तो इस तरह से ये क्लास आज ख़त्म करता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि ऑफिस में मनीष कुमार से संपर्क करें और इसकी कक्षा बहुत जल्दी, बहुत कम पैसे में स्ट्रेट फॉरवर्ड आरंभ करने जा रही है, इसलिए विलंब न करें, हमारे ऑफिस से संपर्क करें। जय हिंद।